ओके, तो कल के सेशन के अंदर जैसा कि हमने देखा था कि बेसिक नेक्स्ट जेएस का स्ट्रक्चर क्या, किस तरीके से आप नेक्स्ट जेएस का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से आप राउट्स को फॉलो करते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और रीयूजेबिलिटी क्या होती है। कंपोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है। और नेक्स्ट जेएस के अंदर मैंने आपको राउटिंग के बारे में बताया था कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। तो आज के सेशन को हम थोड़ा और मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज के सेशन के अंदर मैं आपको कंपोनेंट को यूज़ करना बताऊंगा और उसके अंदर मैं आपको कुछ और भी मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा रिएक्ट जेएस के अंदर। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप बगैर इन चीज़ों के आप रिएक्ट जेएस को या फिर नेक्स्ट जेएस को या जो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ के अंदर आती हैं और इनके बगैर आप काम नहीं कर सकते। कोई भी आप रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस के ऊपर आपको अगर काम करना है तो आप इन चीज़ों के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है। इनका जो सही तरीका है यूज़ करने का वो आपको पता होना ज़रूरी है कि वो आप किस तरीके से आप उनको यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको मज़ीद हम आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, कंपोनेंट्स हमने जैसे कि देखा था कि कंपोनेंट्स को हम कॉल कैसे करते हैं। कल के सेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो भी आप पेज बनाते हैं वो आपका एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। मतलब कोई भी आप एक पेज बनाते हैं, चाहे आप एक मेन पेज बनाएं, लेट सपोज़ कि आप कोई होम पेज बना रहे हैं और होम पेज अगर आप बना रहे हैं तो वो होम पेज के अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स, आप जो मेन होम पेज बना रहे हैं वो भी आपका एक इटसेल्फ कंपोनेंट है और उसके अंदर जो आप मज़ीद जो एट्रीब्यूट्स आप बना रहे हैं, मज़ीद जो प्लेसमेंट्स आप बना रहे हैं वो भी आपके एक अलग अलग कंपोनेंट्स आप उनको बना सकते हैं। अच्छा, अब इसका क्या मकसद है, इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अगर ilmiz.com के ऊपर जाते हैं या फिर आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं तो ये दो वेबसाइट्स मैं आपको इस वजह से बताता हूँ ताकि आपको रीयूजेबिलिटी के बारे में पता चले और कंपोनेंट्स का जो कोर स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आए कि वो किस तरीके से आप बनाते हैं। अच्छा, अब अगर आप ये ilmiz.com के होम पेज को अगर आप देखें तो इस एक तो आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका मेन पेज होता है वो भी आपका एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा उस मेन पेज के अंदर जो आपने मल्टीपल प्लेसमेंट्स जो आपने बनाई हुई हैं वो भी आपका एक, वो उनको भी आप अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। अच्छा, अब प्लेसमेंट का क्या मतलब है? प्लेसमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये आप जो होम पेज देख रहे हैं, इस होम पेज के अंदर ये आपका एक पूरा एक कंपोनेंट है होम पेज का, ठीक है ना। इसके अंदर आपका ये पूरा कंटेंट आपका होम पेज का आपका आ रहा है, ओके। अच्छा, अब इस होम पेज के अंदर जो आपने मल्टीपल कंपोनेंट्स जो आपने बनाने हैं वो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इस होम पेज के अंदर आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं हेडर का, ठीक है। मतलब कंपोनेंट आप उन चीज़ों के कंपोनेंट्स आप बनाते हैं जिनको आपको बार बार रीयूज़ करना होता है। लेट सपोज कि जिस पार्ट ऑफ कोड को आपको एक से ज़्यादा दफ़ा आपको यूज़ करना है तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसका एक अलग कंपोनेंट बना लें ताकि आपका जो कोड है वो आपको बार बार नहीं लिखना पड़े अपने दूसरी प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप अगर इस होम पेज के अंदर अगर आप एग्जांपल देखें तो आपका ये हेडर है जो कि आपका तकरीबन हर पेज के ऊपर ही आपका ये हेडर आ रहा होता है। तो आपको ये हेडर का एक कंपोनेंट आप बना सकते हैं जिसको आप हर पेज के अंदर हर पेज के अंदर आप जो है वो उस हेडर के कंपोनेंट को आप कॉल कर सकते हैं, ओके। उस हेडर के कंपोनेंट को आप इंपोर्ट करवा के आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस सेक्शन के अंदर और देखें, मज़ीद देखें, अगर आप हेडर को भी ब्रेक डाउन करना चाहें तो आप हेडर को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक ये सर्च का कंपोनेंट है। अब ये जो सर्च है आपके पास, अगर ये सर्च का कंपोनेंट आपको कहीं और भी यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कहीं पे बीच में अगर आपको यहाँ पर एक सर्च बार आपको क्रिएट करनी है तो वो सर्च बार क्रिएट करने के लिए आप बजाय इसके कि आप यहाँ पे अलग से सर्च का कोड आप लिखें, आप कोशिश करें कि आप इस सर्च बार को भी एक अलग कंपोनेंट बना दें और उस कंपोनेंट को आपको जहाँ पर भी कॉल करना है उस कंपोनेंट को आप कॉल कर लें। एक ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी। अब दूसरी एग्जाम्पल आपकी इसके अंदर आपकी और भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आपका ये सेक्शन आ रहा है जिसके अंदर आप यूज़र को आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इन फ्रेंड्स, आप इन यूज़र्स को आप अपने कनेक्शन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपका पार्ट जो है ये आपका मल्टीपल प्लेसेस के अंदर यूज़ हो सकता है। इसी तरीके से आपका ये सेक्शन है ये आपका मल्टीपल प्लेसेस में यूज़ हो सकता है। तो आप इन सारी चीज़ों को आप अलग अलग कंपोनेंट्स आप बना सकते हैं जिससे आपकी रीयूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी आपकी अच्छे तरीके से आपकी मैनेज हो जाती है कि अगर आपको लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना है तो उसके अंदर आपकी ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपको एक बड़ी वेबसाइट बनाने में, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका एक कार्ड आ रहा है। अब एक तो आपका एक कंपोनेंट इसके अंदर हो जाएगा जो आपका रिव्यूज़ हैं,
ठीक है। अब रिव्यूज़ के अंदर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका एक अलग कंपोनेंट आपको आप इसका बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसके अंदर और भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ आपके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस कार्ड का एक अलग कंपोनेंट आप बना सकते हैं और उस कंपोनेंट को आप इन मल्टीपल प्लेसेस के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी 4-5 कार्ड आपको यहाँ पर आ रहे हैं, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अगर आपको 10 कार्ड नज़र आ रहे हैं, ये 10 आपको रिव्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं तो वो 10 रिव्यूज़ मैंने अलग का कोड मैंने अलग अलग लिखा होगा, नहीं, कोड मैंने एक ही दफ़ा लिखा है, जस्ट उसको मैंने 10 दफ़ा यहाँ पर मैंने जस्ट यहाँ पर मैंने उसको इंपोर्ट करवाया है, ठीक है ना। अच्छा, बाद में मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आप ये डिटेल्स कैसे चेंज करते हैं सेम कंपोनेंट के अंदर रहते हुए, वो अभी हम आगे आके देखेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये कंपोनेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप जहन में रखेंगे, जो आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी है उसके लिए आप कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, ओके। अच्छा, अब इसका यूज़ कैसे किया जाता है, इसको यूज़ करने का तरीका आपका, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आप यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है index.tsx जो कि हमारा मेन होम पेज है। ये मैंने कल आपको बता दिया था कि इंडेक्स का क्या मतलब होता है, तो आई होप कि वो आप लोगों को याद होगा, तो आई होप कि वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इंडेक्स के अंदर जब आप किसी भी कंपोनेंट को जब आप बनाते हैं तो कंपोनेंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको उस कंपोनेंट को आपको एक फंक्शन आपको बनाना होता है। उस फंक्शन को अच्छा, अब जो मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेज है वो आपकी राउटिंग कैसे करता है, ठीक है ना। आपका पेज जो है वो आपको पॉइंट कैसे करता है कि कौन से पेज को कौन सी फाइल के अंदर पॉइंट करना है, ओके। तो ये मैंने आपको कल के सेशन के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं elmis.com को, या फिर जो हमारा लोकल हाउस का जो सर्वर है, अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो ये फाइंड करता है सबसे पहले index.tsx, ठीक है ना, अगर आपने यहाँ पर कोई राउट मेंशन नहीं किया हुआ। तो index.tsx के अंदर ये फाइंड करता है जो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है ना। अब जो आपका ये कंपोनेंट होता है, अब इस कंपोनेंट के अंदर कोई भी एक आपका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होना ज़रूरी होता है, ताकि आपके जो आपका जो ये पेज है, जो आपका यूआरएल है, उसको पता हो कि उसका जो मेन आपको जो पार्ट दिखाना है, जो कोड आपको रेंडर करवाना है, वो कौन सा कोड आपको रेंडर करवाना है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट मैं कॉन्स्ट एक बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट होम, ये मैंने एक सिंपल सा एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ, ओके। ये सिंपल सा मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया और यहाँ पर मैंने सिंपल इसको रिटर्न करवाया है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक एरर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज, ठीक है। तो ये आपको एरर क्यों नज़र आ रहा है, एरर या इसलिए नज़र आ रहा है आपको क्योंकि यहाँ पर आपने जो पेज इंटर किया है, यहाँ पर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आपने नहीं करवाया है। तो आपका जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर आपको कौन सा पार्ट ऑफ कोड है वो आपको वहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, तो यहाँ पर आपके मल्टीपल फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल फंक्शन भी आपके यहाँ पर हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं बना देता हूँ अबाउट, इसी पेज के ऊपर, जैसे आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बाद में ये है कि मैं आपको इसको अभी हम इसका थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका क्या सही तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल फंक्शन भी आपके हो सकते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ और भी रिटर्न करवा सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल फंक्शंस भी आपके एक फाइल के अंदर हो सकते हैं। तो आपकी एप्लीकेशन को, आपके इस पेज को नहीं पता चलेगा कि आप डिफ़ॉल्ट में कौन सा पार्ट ऑफ कोड आप दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जो आपके डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जो आपके डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आपको करना होता है, उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर में आप स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए कि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने होम और अबाउट का मैंने यहाँ पर बनाया है। अब जो भी आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो भी आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको आप यहाँ पर कैपिटल लेटर के साथ आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं इसको करता हूँ होम, ओके। तो जैसे मैं इसको होम करता हूँ तो अभी भी यहाँ पर मुझे ये नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का एक टैग, एक सिंटैक्स में यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ होम। तो अब आपके ब्राउज़र को पता है, अब आपकी एप्लीकेशन को पता है कि अब आप यहाँ पर इस पेज के अंदर आप कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पार्ट ऑफ कोड आप दिखाना चाह रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो अब आपको यहाँ पर आपको मैसेज नज़र आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है। यहाँ पर अगर मैं चेंज करता हूँ वेलकम टू होम,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर वेलकम टू होम आपको यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि अब आपकी एप्लीकेशन कंफ्यूज नहीं होगी कि अब आप कौन सा पार्ट ऑफ कोड आप दिखाना चाह रहे हैं। अब इसको पता है कि आपने इस कंपोनेंट को आपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करवाया है, तो अब जाहिर है कि आप जब कोई भी यूज़र इस पेज के ऊपर आएगा तो आप उसको ये वाला पार्ट ऑफ कोड आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपका ये वाला पार्ट ऑफ कोड जो आपका ये वाला कोड है, ये आपका यहाँ पर आपके ब्राउज़र के अंदर आपका ये रेंडर हो जाएगा। ओके अच्छा, अब इसके अंदर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक होम का मैंने एक यहाँ पर बना दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं एक बेसिक सा मैं एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पर मैं एक करता हूँ टिफ क्लास, और इसके अंदर मैं यहाँ पे बता देता हूँ हेडर, ओके। और यहाँ पर मैं आपका बता देता हूँ बॉडी, और यहाँ पर मैं आपका बता देता हूँ फुटर, ओके। तो ये तीन मैंने यहाँ पर डिव्स बनाई हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें आप इसके क्लासेस के नाम के साथ ये वाजे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक h1 की क्लास दे देता हूँ हेडर, ओके। और यहाँ पर मैं एक क्लास दे देता हूँ कंटेंट, इन सबको मैं h2 ही कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ फुटर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने तीन डिव्स यहाँ पर बनाई है। मैंने एक बनाई है मैंने हेडर की, और एक मैंने बनाई है बॉडी, और एक मैंने बनाया है फुटर, ओके। बॉडी की जगह मैं यहाँ पे कंटेंट कर देता हूँ, ताकि बॉडी का जो सिंटैक्स होता है उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये आपकी HTML फाइल नहीं है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर वो स्ट्रक्चर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती कि जो आप HTML का डॉक टाइप HTML लिखते हैं, फिर उसके बाद आप HTML लिखते हैं, फिर आप उसके अंदर हेड लगाते हैं, फिर आप बॉडी लगाते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जस्ट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स होता है, जो आप यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे वो आपका वहाँ पर बॉडी के अंदर रिटर्न हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ कि इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, ताकि सही तरीके से आपको समझ में आ जाए, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंपल एक मैंने हेडर यहाँ पे लगाया है, ओके। एक मैंने यहाँ पे कंटेंट लगाया है, और एक मैंने यहाँ पर फुटर यहाँ पर लगाया है, ओके। अच्छा, अब लेट सपोज कि आपको यहाँ पर हेडर का जो कोड आपने यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पर एक और पेज मेरे पास बना हुआ है अबाउट का, ओके। तो अबाउट के पेज के अंदर मैं सेम कोड में यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, इसको मैं कर देता हूँ अबाउट। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिफ़ॉल्ट होता है वो आप हमेशा फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अबाउट का यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। अच्छा, अबाउट का यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर अबाउट के अंदर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर अबाउट पर भी सेम कंटेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग में चेंज कर देता हूँ वेलकम टू अबाउट पेज, ओके। और मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग कर देता हूँ वेलकम टू होम, ओके। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वेलकम टू अबाउट पेज, ठीक है। और अगर मैं इसके होम के ऊपर जाता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा वेलकम टू होम पेज, ओके। तो यहाँ पे आपको ये दो हमने यहाँ पर पेजेस बनाए हैं। और अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ पर हमने हेडर को यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पर भी हमने सेम ही कोड को हमने यहाँ पर कॉल किया। अब लेट सपोज के आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी बड़ी वेबसाइट है, और इसके अंदर आपके पास 15, 20, 50 पेजेस आपके यहाँ पर होते हैं, और आप इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग पेजेस आप बनाते हैं, और उसके अंदर आपको हेडर के कोड को आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो अब उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर कंपोनेंट आप बनाते हैं, ठीक है। आप कंपोनेंट बना देंगे हेडर को, तो उससे आपका क्या होगा कि आप उस हेडर के कंपोनेंट को आप हर पेज के ऊपर रीयूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कंपोनेंट बनाने के लिए तरीका बिल्कुल सेम होता है, इसका कोई भी डिफरेंस नहीं होता तरीका कंपोनेंट बनाने का। जैसे हमने ये भी एक कंपोनेंट बनाया है, अबाउट भी एक कंपोनेंट है हमारा, और इंडेक्स ये होम पेज जो हमारा है ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल एक कंपोनेंट का कि हम एक डायरेक्टरी बना देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी बगैर डायरेक्टरी बनाएं, आप डायरेक्ट भी आप कंपोनेंट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, जिसका मैं नाम रख देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ मैं, कंपोनेंट्स, ओके। इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ हेडर, ओके। और हेडर के अंदर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना देता हूँ header.tsx, ओके। और इसी तरीके से कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बनाता हूँ फुटर, और फुटर के अंदर भी मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ footer.tsx, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये दो कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बनाए हैं, फुटर और एक हेडर,
और यहाँ पर मैंने अभी कोई भी कोड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो कोड यहाँ पर मैं सिंपल जो मेरा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का जो कोड होता है, जो मेरा एक फंक्शन होता है, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट हेडर, और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा दूँगा h2 हेडर। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक मैंने कंपोनेंट बनाया है हेडर का। ओके, और हेडर के अंदर मैंने यहाँ पर हेडर को का एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। ओके, तो ये कंपोनेंट है मेरा। तो जब मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये मेरा रेंडर करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडर को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मैंने यहाँ पे करवाया है। ओके, इसी तरह का जो कोड है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुटर के अंदर भी, और फुटर के अंदर जो मेरे यहाँ पर हेडर का जो नाम है उसको मैं फुटर के अंदर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है हेडर और एक फुटर, ये दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जैसा मैंने कल आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसके दो स्टेप्स होते हैं। एक आपको एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट आपको वहीं पे करना होता है जहाँ पे आपको यूज़ करना है। ओके, एक्सपोर्ट हमने फर्स्ट स्टेप हमने अपना कंप्लीट कर दिया कि हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब हमें ये कंपोनेंट जो है अब हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर हमने मूव कर दिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हेडर को हम यूज़ करेंगे। हेडर को यूज़ करने के लिए इंपोर्ट का जो हमारा तरीका होता है वो हमारा होता है, ऊपर हम सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर मुझे यहाँ पर बताना होता है जो मेरा कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, कंपोनेंट का नाम मेरा क्या है, कंपोनेंट का नाम है मेरा हेडर। ओके, और हेडर के अंदर मुझे यहाँ पे बताना होता है मेरा कंपोनेंट। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको अभी यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट में कॉल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पर इसको लिख के दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरीके से आप कॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम HTML के अंदर हम अपना पाथ डिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर भी सेम ही तरीका होता है। आपको हेडर बताना होता है कि जो हेडर का आपको ये जो कंपोनेंट है, जो आपका डिफ़ॉल्ट है, अच्छा, यहाँ पे आपको वही चीज़ बतानी होती है जो आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया है। ठीक है, अगर आप इस नाम को अगर आप डिफरेंट रखेंगे तो आपको यहाँ पर भी वही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होगी, क्योंकि आप जो एक्सपोर्ट करवाते हैं वो आप इस नाम के साथ आप एक्सपोर्ट करवाते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि आप इस नाम के साथ आप इसको एक्सपोर्ट कर किया है आपने, तो आप इंपोर्ट भी इसी नाम के साथ करेंगे। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल का पाथ आपको यहाँ पे बताना होता है। अब फाइल का नाम पाथ आपका क्या है, आपका कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी, आपकी एक डायरेक्टरी पीछे, तो आप एक डायरेक्टरी पीछे जाएंगे और फिर आप कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे, और कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक हेडर की डायरेक्टरी है, फिर इसके बाद आपके पास एक हेडर की फाइल है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो आपका हेडर का जो आपका ये फाइल का नाम है, इस फाइल के नाम के साथ आपको यहाँ पे एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको जस्ट ये फाइल का जो आपका नाम है ये आपको कॉल करना होता है। तो यहाँ पर आप फाइल का नाम कॉल करते हैं कि आप कौन सी फाइल से आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, और यहाँ पर आप कंपोनेंट का नाम आप डिफाइन करते हैं जो आपको यहाँ पर कंपोनेंट का नाम है, जो आपका यहाँ पर जिस नाम से आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है। ओके, और यहाँ पर भी आप एक बात ध्यान में रखिए कि जो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, आप इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका ये वाला नाम और आपका ये वाला जो फंक्शन का नाम है ये आपका सेम मैच होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डिफरेंट रख दूंगा तो फिर उसको ये वाला नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो एक्सपोर्ट करवा रहे हैं वो इसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला नाम और ये सेम होना चाहिए, और फिर जब आप इसको इंपोर्ट करवाएंगे तो इंपोर्ट करवाते वक्त भी जो आपका कंपोनेंट का नाम है और जो आपकी फ़ाइल का पाथ है वो आपका सेम होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब हमने इसको इंपोर्ट तो करवा लिया, अब इंपोर्ट करवाने के बाद थर्ड स्टेप इसका होता है इसको यूज़ करना है। अब यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी आपके डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हुए हुए होते हैं, जिसको आप डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर इंपोर्ट किया आपने, उसको आप हमेशा यूज़ करते हैं अपने टैग, आपका जो सिमेंटिक जो आपका एलिमेंट होता है, जैसे कि आपने ये डिव लिखी है, तो आपने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया, फिर उसके बाद हमने अपना टैग का नाम हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप जब आप इसको यूज़ करेंगे, अपने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जब आप यूज़ करते हैं तो यूज़ भी आप इसी तरीके से आप करते हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पर लेस देन का साइन लगाते हैं, फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, जो आपका डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है जिसको आपने यहाँ पर इम्पोर्ट किया है, इसको आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट को यूज़ किया है। और अगर आप एक चीज़ और गौर करें तो हमने यहाँ पर इसको सेल्फ क्लोज कर दिया, मतलब हमने यहाँ पर इसके अंदर
इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से नहीं किया कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से भी अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि जो आपका कंपोनेंट है उसको आप यहाँ पर पहले आप वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे उस कंपोनेंट के नाम और उसकी फ़ाइल के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब इसको आप जब हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी हेडिंग जो कि आपके कंपोनेंट से आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब आपको यहाँ पर हेडर आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर हेडर के कंपोनेंट को हमने यहाँ पर कॉल किया। और अगर हम इसको कमेंट कर देंगे तो अब आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ ताकि यहाँ पर हमारा हेडर हमारा नज़र आ जाए, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो हमारा जो फाइल का कोड है वो आपका एक ही जगह पे हमने रखा हुआ है। अब जस्ट हमें इसको इंपोर्ट करवाना है जहाँ पर भी हमें इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब ये हेडर को हमने जैसे एक इंडेक्स हमारा जो होम पेज है उसमें हमने यूज़ किया, इसी तरीके से जो हमारा अबाउट का पेज है इसके अंदर भी हमें यूज़ करना है। तो इसके अंदर भी मैंने एक हेडर का कंपोनेंट यहाँ पर बनाया, यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, और इंपोर्ट करवाने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर देता हूँ अपने जो मैंने कंपोनेंट बनाया है हेडर का। तो मैं यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको कि यहाँ पर आपको ये होम पेज नज़र आ रहा है। होम पेज के बाद हम जाते हैं अपने अबाउट के पेज पे, यहाँ पर भी आपको हेडर यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। अब एक काम हम करते हैं आपको जस्ट प्रूव करने के लिए कि जो हमारा हेडर का कंपोनेंट है इसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माय रीयूजेबल हेडर कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ माय रीयूजेबल हेडर कंपोनेंट, ओके। तो ये अब हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा हेडर के अंदर से कॉल हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा होम पेज है, होम पेज पे भी आपका सेम कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, और अबाउट के पेज पे भी हमने अपना सेम कंपोनेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंपोनेंट को आप रीयूज़ आप कर सकते हैं। आपके जितनी भी फाइल्स हैं आपकी, आप उन फाइल्स के अंदर आप अपने कंपोनेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं ताकि आपके कोड की रीयूजेबिलिटी और आपकी स्केलेबिलिटी आपकी बढ़ सके, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको कंपोनेंट का मैंने आपको बता दिया। अब आपका जो असाइनमेंट है वो आपका ये है कि जो आपके दूसरे जो अबाउट के वगैरह के कंपोनेंट है वो आप खुद से आप लोग बनाएं, और वो बनाने के बाद आप लोग मुझे दिखाएं कि वो आप लोगों ने किस तरीके से आपने बनाए हैं और उसको आपने किस तरीके से आपने उसकी प्रैक्टिस को आपने फॉलो किया, ठीक है। तो ये आप अपना असाइनमेंट आप कंसिडर करें कि इसके अंदर आप और भी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हेडर के अंदर आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं लोगो का, ठीक है। हेडर के अंदर ही आप एक और कंपोनेंट बना सकते हैं मेन्यू का, और हेडर के अंदर ही आप एक और कंपोनेंट आप बना सकते हैं जिसके अंदर आप कोई प्रोफाइल वगैरह का आप वहाँ पे इमेज वगैरह आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोफाइल वगैरह का आप कोई नाम दिखा दें या फिर कुछ भी आप ऐसी चीज़ दिखा दें जो कि आपको रीयूजेबिलिटी जो है वो आप रीयूजेबल कोड आप अपना लिख सकें वहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग अपना असाइनमेंट कंसिडर करें और इसको आप लोग अपने पास अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज़ करिएगा। मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाने की ट्राई करें और मल्टीपल चीज़ें आप इसके अंदर यूज़ करें, ठीक है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। मैं इसके अंदर आगे आपको एक दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, और अगर किसी को लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कल के सेशन के अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर ये जो रिएक्ट जेएस है और नेक्स्ट जेएस है, इनमें जस्ट ये इतना ही फ़र्क है ना कि ये जो नेक्स्ट जेएस है ये एसईओ फ्रेंडली है, और जी बस यही फ़र्क है इसमें। नहीं, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। कोड राइटिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेटर स्टेज के अंदर। बट इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो आपका एसईओ ही है जो इसका मेन पर्पस है। जी ठीक। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, वो अपलोडिंग पे लगी हुई है, वो इसके साथ ही मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके जी, मैं और आप लोगों को बताऊं या आज के लिए इतना काफ़ी है? मतलब मुझे कंफर्म कर दें। सर काफ़ी है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस का बता दें कि प्रैक्टिस जो है ना इसकी, जैसे हम लास्ट टाइम HTML CSS का कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो एक तो ये चीज़ है कि इसके साथ आपके प्रोजेक्ट करेंगे आगे जाके,
जी, इसका बिल्कुल हम प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस से मुझे एक चीज़ अभी मुझे आइडिया आया कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम HTML CSS के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था ना, उसी प्रोजेक्ट जी। को उसी प्रोजेक्ट को आप रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस के अंदर आप कन्वर्ट करें, तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे उसमें अगर आपने मल्टीपल पेजेस आपने बनाए थे, तो आप एक हेडर का कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर आप अपनी HTML को आप मूव करें वहाँ पे, और उसके अंदर फिर आप अगर उसी प्रोजेक्ट को अगर आप प्रैक्टिस करके रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस में आप कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ हो जाएगा वो प्रोजेक्ट। जी सर, ये बेहतर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको सिर्फ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर, बाकी ये कि फिर मैं इसको वाइंड अप करूँगा और फिर आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करिएगा। बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और मतलब उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी हम उसके अंदर बाद में फर्दर हम देखेंगे कि उसके और डिटेल क्या हो सकती है, बट मैं आपको जस्ट अभी एक उसका कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, एक इसके अंदर हम चीज़ यूज़ करते हैं, रिएक्ट जेएस हो या फिर नेक्स्ट जेएस हो, हम एक चीज़ इसके अंदर यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है। अच्छा, प्रॉप्स क्या होती हैं? प्रॉप्स आपकी होती हैं कि अब आपको एक कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ गया है कि कंपोनेंट क्या होता है, और इसको रीयूजेबल कंपोनेंट्स हम क्यों कहते हैं, और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपके बेनिफिट्स होते हैं ना, वो बेनिफिट्स आपके कोई ना कोई प्रॉज एंड कॉन्स ज़रूर लेकर आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको देते हैं और कुछ ना कुछ नुकसानात भी वो आपको देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनके अंदर नुकसान क्या होता है कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि मैं आपको यहाँ पर एक सिनेरियो देता हूँ। ओके। अच्छा, अब सिनेरियो आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है होम का। ओके, एक होम का कंपोनेंट है आपके पास, और इसके अंदर आपके पास एक है हेडर, और एक आपके पास यहीं पर है फुटर। ओके, और इसके अंदर एक आपके पास है कंटेंट एरिया, जो अभी हमने सिनेरियो हमने क्रिएट किया था, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये आपका एक कंपोनेंट है। ठीक है, और ये भी आपका एक कंपोनेंट है, और ये भी आपका एक कंपोनेंट है, और इसी तरीके से ये भी आपका एक कंपोनेंट है। अच्छा, अब हेडर के अंदर आपने एक बनाया लोगो, या फिर आप यहाँ पर देते हैं हेडर राइट। ओके, और ये भी आपका एक अलग कंपोनेंट है, और एक आपने बनाया हेडर लेफ्ट, और ये भी आपका एक अलग कंपोनेंट है। तो अब यहाँ पर आपके पास ये सारे आपने कंपोनेंट्स बनाए, और हेडर राइट के अब इसके साथ में यहाँ पर एक और बना देता हूँ हेडर मिडिल, और ये भी आपका एक कंपोनेंट है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपने एक होम बनाया, होम के अंदर आपने एक हेडर बनाया, हेडर राइट के अंदर, अच्छा इसको थोड़ा रिवर्ट कर लेते हैं। अच्छा, हेडर लेफ्ट के अंदर आपने रख दिया अपना लोगो। ओके, और हेडर मिडिल के अंदर आपने रख दी अपनी एक सर्च बार, और इसके अंदर आपने हेडर राइट के अंदर आपने एक रख दिया आपकी जो यूज़र प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने यहाँ पे दिखा दी, या फिर आपने कोई लॉगिन या साइन अप वगैरह के आपने ऑप्शन वहाँ पे दिखा दिए हेडर के राइट पार्ट के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आपकी यूज़र की प्रोफाइल है फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब इस यूज़र की प्रोफाइल को आपको यहाँ पर कॉल करना है हेडर के अंदर, या फिर हेडर लेफ्ट के अंदर, या फिर आपके पास और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर इसको अगर आप अपने पास इंप्लीमेंट करेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो वो आप कैसे करेंगे? वो करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक होम का कंपोनेंट बनाएंगे, उसके अंदर आप हेडर का कंपोनेंट बनाएंगे, फिर हेडर के कंपोनेंट के अंदर आप हेडर लेफ्ट का कंपोनेंट बनाएंगे, और हेडर मिडिल का, और हेडर राइट का। मतलब इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। तो जो डेटा की जो पासिंग होती है, ठीक है, डेटा पासिंग का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा अवेलेबल है जिसका नाम लेट सपोज कि मेरा किसी भी यूज़र का आपके पास यहाँ पे नाम अवेलेबल है, और इस नाम को ये मैं आप आगे जाके आपको मज़ीद डिटेल में आपको इसकी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इसका डेटा का जो इसकी पासिंग होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर जो आपके पास डेटा अवेलेबल है वो डेटा आपको यहाँ पर भी आपको कॉल करना है, या फिर वो डेटा आपको यहाँ पर कॉल करना है। तो अब उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको प्रॉप्स, आपको एक टर्म होती है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या करती है, प्रॉप्स से आप डेटा की जो पासिंग होती है वो आप प्रॉप्स के ज़रिए करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉप्स आपकी क्या होती हैं? प्रॉप्स आपकी होती हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरा एक मेन होम का कंपोनेंट है, और यहाँ पर मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है जिसको मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बता देता हूँ। ये वेरिएबल मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट के सेशन के अंदर, अगर आपको याद हो तो। मैं यहाँ पे एक नेम रख देता हूँ, लेट सपोज मोहम्मद अवैस। ओके, यहाँ पर मैंने अपना नेम रखा,
और अच्छा, अब ये नेम मैंने यहाँ कहाँ पे रखा है, ये नेम मैंने रखा है होम के कंपोनेंट के अंदर, हेडर के अंदर मैंने नहीं रखा, ये ध्यान में रखिएगा। ये नेम मैंने रखा है हेडर के होम के कंपोनेंट के अंदर। अब हेडर के कंपोनेंट के अंदर मुझे ये नेम जो है ये मुझे यूज़ करना है। तो इसका एक तो तरीका आपका ये हो सकता है कि आप इस नेम का जो आपका ये जो वेरिएबल है इसको आप ले जाके आप हेडर के कंपोनेंट के अंदर आप यहाँ पे Recording in progress. Recording stopped. जी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो प्रॉप्स होती हैं, प्रॉप्स क्या होती हैं। अच्छा, अब लेट सपोज कि जो मैंने नेम यहाँ पे रखा है, अब इस नेम को एक तो तरीका ये हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये नेम अपने हेडर के कंपोनेंट के हेडर के अंदर मुझे ये नेम कॉल करना है, तो इस नेम को मैं हेडर के कंपोनेंट में, एक तो तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और हेडर के कंपोनेंट के अंदर मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को इंसर्ट करूँ और यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपने नेम को मैं यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो मेरा यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, क्योंकि हेडर के अंदर भी मैंने ये वेरिएबल बनाया है और ये वेरिएबल मैंने बनाया है जो मेरा होम पेज है उसके अंदर भी मैंने ये वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो कोड है वो मेरा रीयूजेबल नहीं हो रहा, वो कोड मेरा डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉप्स आपकी क्या करती हैं, प्रॉप्स आपकी ये करती हैं कि आपका जो कंटेंट अवेलेबल है आपके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। पेरेंट कंपोनेंट का क्या मतलब है, पेरेंट कंपोनेंट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमारा इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है वो क्या है, इसका हेडर लेफ्ट का पेरेंट कंपोनेंट है हेडर, हेडर का पेरेंट कंपोनेंट है होम। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट का जो पेरेंट कंपोनेंट है वो है डायरेक्टली होम। ठीक है, क्योंकि कंटेंट हेडर के अंदर नहीं आ रहा, हमारा हेडर के अंदर जो हमारे कंपोनेंट है वो है हमारा हेडर लेफ्ट, हेडर मिडिल और हेडर राइट। ओके, तो जो आपका पेरेंट कंपोनेंट के पास जो डेटा अवेलेबल होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, तो जो पेरेंट कंपोनेंट के पास जो डेटा अवेलेबल होता है उसको आप प्रॉप ड्रिलिंग के जरिए, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है कि आप एक कंपोनेंट से दूसरे को, आप एक पेरेंट कंपोनेंट से उसके चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करें, फिर चाइल्ड कंपोनेंट से उसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आप डेटा पास करें, तो इसको हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, तो ये जो प्रॉप्स होती हैं, प्रॉप्स आपकी होती है डेटा पास करने के काम में आती हैं, जो आपकी प्रॉप्स की जो आपकी टर्म होती है। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं, इसको करने का तरीका ये होता है, अच्छा, इसको करने का तरीका ये होता है कि जो आपने यहाँ पर एक जो आपके पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो आपका डेटा है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो आपका डेटा है, ये डेटा आपने यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है, इस वेरिएबल को आपने नाम दिया है नेम का। तो आप यहाँ पर प्रॉप के अंदर आप यहाँ पर अपने कंपोनेंट के साथ आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट पास करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स हम इसकी एक टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉप हम यहाँ पे इस तरह से लिखते नहीं है। प्रॉप हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिर्फ इसकी टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रॉप, और लेकिन अब हम इसको हमें इसको नाम देना होता है अपनी प्रॉप का। अब प्रॉप शॉर्ट फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज़ की, तो जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसका हम नाम देंगे फॉर एग्जांपल नेम, और नेम के अंदर मैं पास कर देता हूँ अपना वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल है और जो कि मैंने यहाँ पर पास किया है अपने प्रॉप के अंदर।
ओके अपनी प्रॉप के ज़रिए मैंने यहाँ पे पास किया है नेम। इसको मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए मैं वेरिएबल यूज़ नहीं करता, मैं यहाँ पर सिंपल अपना यहाँ पर कंटेंट लिख देता हूँ डायरेक्टली, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाद में मैं आपको, क्योंकि इसका जो नेम है वो मैंने सेम रखा है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन करी, एक है हमारी की और एक है हमारी वैल्यू। की मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप प्रॉप्स के नाम से आप कंफ्यूज नहीं हो, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है पूरी, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसको देखें तो ये हमारी एक पूरी प्रॉपर्टी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं प्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने प्रॉप डिफाइन करी जिसकी की मैंने रखी है नेम, और इस प्रॉप को मैंने पास किया है हेडर के अंदर। अब हेडर के अंदर मैंने ये पास तो कर दिया, अब मुझे हेडर के अंदर इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़ करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक होती है, एक टर्म होती है प्रॉप्स की, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर कंसोल करवा के चेक करूँ, console.log करवाया मैंने, और यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉप्स को मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ये मेरा होम कंपोनेंट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास हेडर के अंदर ये प्रॉप का डेटा मेरे पास आ रहा है। ये आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो जो ये प्रॉप है मेरी, ये प्रॉप मैंने हेडर के कंपोनेंट में कॉल करी है, जो मैंने कंसोल प्रिंट करवाया हेडर के कंपोनेंट में प्रिंट करवाया है। इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूज नहीं करे। आप बस यहाँ पे ये हेडर को देखें तो हेडर के कंपोनेंट के अंदर मैंने प्रॉप को कंसोल करवाया और यहाँ से मैंने प्रॉप यहाँ से पास करी है, ठीक है। होम कंपोनेंट से मैंने प्रॉप पास करी है और हेडर के कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पर इसको गेट करवाया है प्रॉप्स को। अच्छा, अब प्रॉप्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है, एक की और वैल्यू आपको यहाँ नज़र आ रही है नेम की, और ये नेम आपका वही है जो मैंने होम के कंपोनेंट में पास किया है। तो इसका ये मतलब है कि जो डेटा मैंने यहाँ से पास किया है, इसी डेटा को मैं यहाँ पर प्रॉप के ज़रिए गेट कर सकता हूँ। अब गेट मैं कैसे करूँगा, गेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉप, और प्रॉप के आगे मुझे ये की मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, जो कि मैंने ये की का नाम मैंने यहाँ पे रखा है, नेम इसका मैंने क्या रखा है, डॉट नेम, ठीक है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप कुछ सेशंस पीछे अगर आप जाएं तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ डेटा टाइप्स आपको बताई थी। वो डेटा टाइप्स मैंने आपको क्या बताई थी, स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट्स, अरे, ये सारी मैंने आपको डेटा टाइप्स बताई थी, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स आप यहाँ पे लगाते हैं, तो वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास दो तरह के पेयर्स होते हैं, एक आपका होता है की और एक होती है आपकी वैल्यू। अब वो आपके पास मल्टीपल हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट पर्सनल इन्फो, ओके। ये मैं जेसन ऑब्जेक्ट में आपको बना के दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका रख देता हूँ नेम जो भी, और एज जो भी आपकी एज है वो आप यहाँ पे रख देते हैं, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एड्रेस रख देता हूँ, जो भी अगर आपका कोई भी जो है आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं जस्ट आपको मेमोराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लगाया है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसी तरह का ऑब्जेक्ट आपका प्रॉप भी होता है। अब प्रॉप के अंदर जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है, वो वैल्यू मैंने पास करी है नेम। अब यहाँ पे नेम के बाद में यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एज। ये आपको समझाने के लिए मैंने पास की है एज, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉप के अंदर आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है आपके पास नेम और एक आपके पास वैल्यू आ रही है एज, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरे प्रॉप्स को मैंने यहाँ पर कंसोल करवाया हुआ है, तो इसलिए आपको सारी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जो भी पीछे से पास हो रही हैं, मतलब जो भी आपके पेरेंट कंपोनेंट से पास हो रही हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें अपने होम पेज के ऊपर, तो होम पेज के ऊपर आपको जो यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है वो आपको नज़र आ रही है मोहम्मद उवैस, और ये वैल्यू आपको कहाँ से नज़र आ रही है, ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है हेडर के कंपोनेंट के अंदर से। अगर मैं यहाँ पर हेडर के कंपोनेंट के अंदर अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर भी आपको वैल्यू चेंज नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने डायरेक्टली वैल्यू मैंने पास करी हुई है, तो इस वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर वेरिएबल पास कर देता हूँ, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है वो आपको वेरिएबल से वैल्यू नज़र आ रही है। तो अब आपको ये पता है कि प्रॉप्स के ज़रिए हमने डेटा पास किया है, और डेटा आपके पास कहाँ से आ रहा है, डेटा आपके पास आ रहा है एक वेरिएबल से, जो वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को मैंने स्टोर करवाया है,
ओके तो जस्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए इसकी प्रॉप की बेसिक मैंने आपको बताई है, बाद में हम इसको मजीद और डिटेल के अंदर हम देखेंगे। तो अभी आप इसके अंदर सिर्फ इतना जहन में रखें, जो आपका प्रॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका ये होता है कि डेटा पासिंग के ज़रिए काम आता है, और डेटा पासिंग आपकी सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड के ज़रिए आप डेटा पास करते हैं प्रॉप में, और चाइल्ड टू पेरेंट भी आप कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट सेशंस के अंदर बताऊँगा। लेकिन अभी आप ये जहन में रखें कि आप सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड का मैंने आपको बताया है कि पेरेंट आपका होम है और उसका चाइल्ड आपका हेडर है, तो उसके अंदर हमने पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास किया है, चाइल्ड टू पेरेंट पास नहीं किया। अगर आप हेडर के अंदर आपका डेटा अवेलेबल है और आप पेरेंट के अंदर पास करना चाह रहे हैं तो वो वाली चीज़ अभी हमने नहीं देखी। अभी हमने देखा है पेरेंट टू चाइल्ड जो हमने डेटा पास किया है, सिर्फ वो मैंने आपको अभी बताया है। ओके तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर इसके अंदर किसी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। जी ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ग्रेट, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके तो आज का सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।